नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अ, ये जो हम लोग बातचीत आज कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, आज मुझे लगता है कि मैं जितने दिनों से आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, 1 डेढ़ 2 साल हो रहा है, 1 डेढ़ साल, शायद ये जो मामला है मणिपुर का, इससे ज्यादा सेंसिटिव मामले पे हम लोग ने इससे पहले बात नहीं की है। चुनाव होते हैं, चुनाव कोई जीतेगा, कोई हारेगा, कोई कम सीट आएगी, ज्यादा सीट आएगी, लेकिन जो भी मणिपुर में हुआ और जिस तरह से हम सब लोग एज अ राष्ट्र, एज एन इंडिविजुअल, एज ए इंसान उसको जैसे रिएक्ट किए हैं, वो थोड़ा दुख देने वाला है। मैं आपसे इसलिए समझना चाह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब 77-78 दिन बाद जिस तरह से उस पर बोलते हैं, पहली बात क्योंकि उस दिन सदन था इसलिए बोलना जरूरी था, और वो भी ईमानदारी से नहीं बोलते हैं, वो भी अपना उसको घुमाना फिराना शुरू करते हैं। फिर जिस तरह से होम मिनिस्टर साहब वो जाके, कोई उनसे नहीं पूछ रहा है कि 29 मई को गए, 2 जून तक वहां 4 दिन आप कैंप किए, आप वहीं रहे और आप कहें कि बस 15 दिन के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक इंक्वायरी कमीशन है, वो इंक्वायरी कमीशन बना भी, उस इंक्वायरी कमीशन ने क्या किया नहीं मालूम। चीफ मिनिस्टर साहब अलग ढपली बजा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह के तो सैकड़ों केसेस होते हैं, अब इंटरनेट ऑन हो गया इसलिए लीक हो गया। कहने का यह है कि कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, और जो हुआ है उसमें अब ये बलवती होती जा रही है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है। कहीं ना कहीं स्टेट की इच्छा है, क्योंकि वो पुलिस वालों का जाना और महिलाओं को लेके आना, फिर उनके पास से भीड़ को छुड़ा लेना, और पुलिस की तरफ से कहीं कोई एफआईआर या इस तरह की बात नहीं होना, इस पे जरा मैं, क्योंकि एज ए नेशन, एज एन, हम लोग फेल किए हैं क्या? हम लोग फेल किए हैं। देखिए, ये जो पूरी भाषा शैली है, हम कहेंगे हम लोग फेल किए हैं, हमारा राष्ट्र विफल हो गया है और हमारी सभ्यता विफल हो गई है, हमारी संस्कृति शर्मसार है। इस भाषा शैली का जब इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है कि ठोस मुद्दे को हम लोग कहीं ना कहीं बिखराना चाहते हैं, डायलूट करना चाहते हैं। बात बिल्कुल सीधी और स्पष्ट है। ये भारतीय राष्ट्र संस्कृति की विफलता नहीं है। भारतीय राष्ट्र संस्कृति बहुत बड़ा है और बहुत विविध है, उसके अंदर बहुत सारे आयाम हैं। ये मणिपुर की भारतीय जनता पार्टी सरकार और केंद्र सरकार की भारतीय जनता पार्टी की भीषण एवं भयानक विफलता है, और ये एक ऐसी विफलता है जो कि उन्होंने जानबूझकर अर्जित की है। ऐसा नहीं है कि मजबूरी में उनके गले पड़ गई है, ये उन्होंने जानबूझकर ये अर्जित की है। देखिए, वहां पर जो कुछ हो रहा है उसकी तरफ केंद्र सरकार मुद्दतों से आंख बंद किए बैठी रही है। प्रधानमंत्री, दिल्ली में जब बाढ़ आ जाती है, जो कि मनुष्य निर्मित बाढ़ थी, हरियाणा से जिस तरीके से चालाकी पूर्वक पानी छोड़ा गया, वरना दिल्ली में उस तरीके से बाढ़ नहीं आती, वरना पानी फिर उत्तर प्रदेश की तरफ भी जाता। तो उसके लिए तो विदेश से फोन करके पूछ लेते हैं कि ये यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ और क्या स्थिति है, लेकिन मणिपुर के ऊपर उन्हें कोई चिंता नहीं होती। और ये प्रधानमंत्री द्वारा इस पूरे मसले को लगातार नजरअंदाज किया जाना अपने आप में एक ऐसा सवाल है, इसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है और भाजपा को उसका जवाब देना चाहिए। दूसरी, जो हमारे गृह मंत्री हैं, जो अपने आप को सरदार पटेल के समकक्ष मानते हैं, वो उनकी विफलता की तो कोई सीमा ही नहीं है। देखिए, इस पूरे मसले को बिगाड़ा है भाजपा की मणिपुर की सरकार ने, और जो मैतेई समुदाय, जो वैष्णव समुदाय है, उसका ऐसा हिंदूकरण किया है इन लोगों ने कि वो समुदाय जो कि अपनी 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 सौम्य छवि के लिए जाना जाता था, अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए जाना जाता था पूरे उत्तर पूर्व में और पूरे देश में, जहाँ का छऊ नृत्य हमारे कुछ एक क्लासिकल शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। ऐसे मणिपुर की जनता के बड़े हिस्से हिंदुत्ववादी उग्रता का इंजेक्शन लगने के कारण बुरी तरीके से हिंसक हो गए हैं, और उनकी भीड़ें हैं कुकियों के ऊपर और दूसरे जो उनके खिलाफ, जिनको वो अपना विरोधी मानते हैं, उनके ऊपर आक्रमण करती हैं। पूरी जातीय हिंसा हो रही है वहां पर भयानक रूप से, और इस जातीय हिंसा को मणिपुर की सरकार रोकने की बजाय उसको प्रोत्साहन दे रही है। जो उत्पीड़ित महिलाएं हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस उन लोगों के साथ थी जो हमारे उत्पीड़नकारी थे। तो अब तो बिल्कुल मामला स्पष्ट हो गया है। अब तो अखबारों में पहले नहीं था यार, मैं तो आपके मंच पे भी कह चुका हूं, दूसरे मंचों पे भी कह चुका हूं कि भाजपा को पहला कदम ये उठाना चाहिए था, और आज भी भाजपा का पहला कदम ये होना चाहिए कि वो इन मुख्यमंत्री महोदय को वहां से हटाए। जाहिर है नया मुख्यमंत्री बनेगा, वो भाजपा का ही मुख्यमंत्री होगा,
और वो मैतेई मुख्यमंत्री होगा, लेकिन कम से कम उसके बाद से ये समझ में आएगा लोगों के कि एक सरकार इसका हल चाहती है, और जो कुकी और दूसरे नागा लोग हैं उनकी भी समझ में आएगा कि अब बातचीत की मेज पर नए मुख्यमंत्री के साथ में नई संभावनाओं के साथ बैठा जा सकता है। इससे बड़ी विफलता नरेंद्र मोदी को अपने, मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी की अगर 5 सबसे बड़ी विफलताओं की गिनती की जाए तो उसमें मणिपुर का नाम शीर्ष पर आएगा। मणिपुर हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और मणिपुर की पूरी घाटी जो है वो अपने वैष्णव रुझानों के लिए, वैष्णव संस्कृति के लिए जानी जाती है। उसका क्या हाल इन लोगों ने बना दिया है। अब आप बात को घुमाने के लिए राजस्थान की कुछ एक घटनाओं को पकड़कर सारे मुख्यमंत्रियों से कह रहे हैं कि वो कानून व्यवस्था संभाले, जैसे कि मणिपुर की घटना जो है देश में जगह जगह छिटपुट जो घटनाएं होती हैं उसके समकक्ष है। मणिपुर में केवल इन स्त्रियों के ऊपर ही जुल्म सितम नहीं हुआ है, बल्कि वहां तो लगातार पूरे कब से मई के महीने से लगातार भयानक रूप से जातीय हिंसा चल रही है, और सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, कितनी आगजनी हुई है, सुरक्षा बलों पर कितने हमले हुए हैं। इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए ये सरकार इस मामले को हल्के तरीके से लेती रही, सोती रही। वहां पर जो उग्रतापूर्ण प्रवृत्तियां हैं किसी भी समाज में होती हैं, उन प्रवृत्तियों को हवा दी गई, बढ़ावा दिया गया, और आज ये भयानक एक नासूर की तरह, घाव की तरह भारत के ऊपर बीजेपी का लगाया हुआ घाव है। जी जी, मैं, और क्योंकि जो आपने बात कही, एक चीज मुझे समझ में नहीं आई थी जब मोदी जी ये कह रहे थे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मतलब सिर्फ अभी भी उनके दिमाग में ये चुनाव रहता। और मैं एक चीज और कहूं, मतलब ये बात मुझे लगता था कि आईटी सेल को मालूम नहीं कौन व्यक्ति है जो उसको इस तरह की बातें करता है। कुछ चीजें स्पष्ट है, या तो आईटी सेल इनको इस तरह की चीजें भेज देता है कि इस तरह से बोलिएगा, या ये आईटी सेल को बताते हैं कि ये वाला डायरेक्शन लेना, क्योंकि आईटी सेल ये दोनों मिले हुए हैं। देखिए आईटी सेल तो सबको पता है कि आईटी सेल क्यों ये कर रहा है। मोदी जी तो चुनाव आज देता है, चुनाव के अलावा उन्हें कुछ और दिखाई नहीं पड़ता है। बाकी नेताओं की भी तकरीबन यही स्थिति है, लेकिन मोदी जी उनसे कहीं ज्यादा परे चले गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी पूरी शक्ति चुनावी जीतों पर आधारित है, और कोई नैतिक बल तो है नहीं। चुनावी बल पर जमी हुई सरकार है, उसके पीछे कोई नैतिक बल तो है नहीं। अब जैसे ही चुनाव में अगर आप फिसलन आपकी शुरू होगी, वैसे ही मुश्किल हो जाएगी। 3 चुनाव लगातार भाजपा महत्वपूर्ण चुनाव हार चुकी है। हिमाचल प्रदेश हार चुकी है, कर्नाटक हार चुकी है, दिल्ली महानगर पालिका का चुनाव हार चुकी है। अगर ये बाकी तीनों चुनाव भी और हार गए तो लगातार 6 चुनाव हो जाएंगे एक लाइन में हारे हुए। तो तेलंगाना में तो उनके जीतने की कोई संभावना है नहीं, तो आप 7 चुनाव मार लीजिए कि 7 चुनाव में भाजपा हार जाएगी। उसमें 2 दक्षिण भारत के होंगे, बाकी सब मध्य भारत के, उत्तर भारत के चुनाव होंगे। तो भाजपा इस लिहाज से काफी राजनीतिक घाटे का सामना इस वक्त कर रही है। दूसरी उनकी बेचैनी ये है कि जो कभी उन्होंने कल्पना नहीं की थी उनके खिलाफ विपक्ष एक हो जाएगा, वो एक होता दिखाई पड़ रहा है। तीसरी बेचैनी ये है कि जिन प्रोपेगेंडा के हथकंडों का इस्तेमाल करके ये अपना प्रभाव असर डालते थे, उन्हीं प्रोपेगेंडा हथकंडों का इस्तेमाल करके विपक्ष अब इनको चुनौती दे रहा है। जैसे कि उसने अपने संगठन का नाम ऐसा बनाया कि उसका एक्रोनिम जो है, संक्षिप्त नाम इंडिया बन के निकल आया। तीसरी बात यह है कि ये इंडिया केवल चुनावी अंकगणित हासिल करने का नाम नहीं है। कभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, मेरे ख्याल अलग से हम लोग चर्चा करेंगे, अभी हमारे पास काफी समय भी है। ये एक समांतर नैरेटिव बनाने की कोशिश भी है। जी। लेकिन मैं विद्वानों ने समीक्षा करनी शुरू कर दी है। ये केवल ऐसा नहीं है कि उनको उम्मीदवार खड़े करने का काम करेगा। एक पूरे देश में हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद का जो हाहाकारी रूप सामने निकल कर आया है, उसके खिलाफ एक समांतर नैरेटिव बनाने की भी कोशिश है। मैं प्रोफेसर दुबे, 1-2 प्रश्न और है मणिपुर पे, वो एक साथ में पूछ ले रहा हूँ। एक तो सदन में इन लोग संवाद करने में क्या दिक्कत है? संवाद करने से कम मणिपुर को थोड़ी तो राहत होगी कि हमारा कोई पूछ रहा है, सदन चलने नहीं दे रहे हैं। दूसरा, मैं एक प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ, नेशनल वुमेन कमीशन के जो चेयरपर्सन है वो कह रहे हैं कि हमने तो 3 बार लिखा, वो जवाब ही नहीं देते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से कोई वो नहीं है। नेशनल ट्राइबल कमीशन कुछ नहीं कर रहा है। गवर्नर साहब खुद ही कह रहे हैं कि ये वहां दिक्कतें हैं। प्रेसिडेंट साहब ट्राइबल है, महिला है, वो चुप हैं। एक तरफ वो जब गुजरात जाती हैं तो कहती हैं गुजरात का नमक पूरा देश का। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि इन संस्थाओं का क्या मतलब रह गया है भाई? क्यों? देखिए, ये हम लोग ये मान के चलते थे और ये सही मानते थे कि लोकतंत्र जो है व्यक्तियों द्वारा संसाधित नहीं होता है, लोकतंत्र संस्थाओं द्वारा संसाधित होता है। हमें यही सिखाया गया है। प्रोफेसर धीरूभाई शेठ ने, प्रोफेसर रजनी कोठारी ने हमें यही सिखाया है कि ये है।
अच्छा, अब यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर संस्थाओं को कैप्चर कर लिया गया है और उनको लगातार एक व्यक्ति की सत्ता कायम रहे। पूरी पार्टी भी बहुत, देखिए हम लोग इस पर गौर नहीं कर पाते हैं, एक पार्टी के तौर पर भाजपा भी बहुत बुरी तरह कैप्चर है। आप कोई हम और आप जैसे लोग राजनीति में क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि राजनीति में आएंगे तो उन्हें कुछ पहलकदमी लेने का मौका मिलेगा। ठीक है, सत्ता भी चाहिए हमें, हमें सत्ता के फायदे भी चाहिए, लेकिन साथ में ऐसा नहीं है कि हम कोई पहलकदमी नहीं चाहते हैं या राष्ट्र निर्माण की कोई परिकल्पना हमारे दिमाग में नहीं है या जन सेवा करने की कोई भावना हमारे दिमाग में नहीं है। स्वार्थ भी होते हैं, साथ में इस प्रकार की भावनाएं भी होती हैं। जिस तरीके से मोदी और शाह की जोड़ी ने भारतीय जनता पार्टी को कैप्चर किया है, उसका विस्तार भी किया है, लेकिन जिस तरह से उसको बहुत ही अपने शिकंजे में जकड़ लिया है, उससे क्या है कि भाजपा के अंदर भी बड़ी खदबदाहट है, बड़ी बेचैनियां है। वो बेचैनियां तब निकलनी शुरू होंगी जैसे ये लोग चुनावी जमीन पर थोड़ा सा फिसलेंगे। यही डर उनको सता रहा है, इसीलिए पूरी तरीके से चुनावबाज बने हुए हैं। तो ये पूरे देश में सब चीज कंट्रोल एंड कैप्चर, सीसी, मैं इसको सीसी बोलता हूं, ये पूरा कंट्रोल और कैप्चर का पूरा माहौल इन लोगों ने बना लिया है और उसी तरीके से चल रहे हैं। इनकी चुनावी जमीन पे फिसलने की देर है, वैसे ही सब चीजें जिसको कहते हैं अनरेवल होना, ये उसी वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी जी। मैं लेकिन प्रोफेसर साहब एक और जगह से आज एक दुष्यंत दवे जी का बड़ा लेख भी है, सुप्रीम कोर्ट का भी जो रवैया है वो सिर्फ वही है कि अपना दूर से बैठ के कुछ हाँ करते रहो, क्योंकि 6 मई को पिटीशन आती है, देश के प्रतिष्ठित वकील गोंजावल साहब उसको हैंडल करते हैं, लेकिन उस समय वो कहता है नहीं नहीं ये लॉ एंड ऑर्डर, हम इसमें नहीं इंटरफियर करेंगे। परसों भी कहता है कि नहीं नहीं आप कुछ करिए, नहीं तो अरे भाई करिए क्या इसके बाद, और क्या चाहता है सुप्रीम कोर्ट। और उन्होंने जब उस लेख में पूरा लिखा है कि ये अंबेडकर ने ये साफ साफ कहा था कि ये पहला आर्टिकल है, पहला और आखिरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी भारतीय नागरिक के लिए हो। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने जो आलोचना रखी है और दवे साहब का लेख भी मैंने सवेरे पढ़ा, वो सब उससे मैं सहमत हूं, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें बहुत ज्यादा भी हैं। देखिए, लोकतंत्र जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं चला सकता है। सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र चलाने में हमारी मदद कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो काम राजनीतिक दलों को करने चाहिए, यानी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ाना तो सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, सरकार के खिलाफ जनता को गोलबंद करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, ये विपक्ष अभी तक नहीं कर पाया। उसी का नतीजा है कि सरकार पूरी तरीके से निरंकुश हो गई है और किसी भी किस्म की भावनाओं और किसी भी किस्म की सच्चाई के प्रति बेपरवाह हो गई है। अगर विपक्ष इस सरकार को काबू में रखता, इसको नकेल डाल के रखता, तो ऐसा नहीं हो पाता। आज इस चक्कर में हुआ ये कि विपक्ष की आवाज भी नहीं सुनी जाती है और सरकार सोचती है कि ये हमारा क्या कर लेगा। अगर सरकार को ये लगे कि ये हमारा बिगाड़ सकता है विपक्ष, तो सरकार उसकी बात भी सुनेगी और उसकी बात की परवाह भी करेगी। अभी तो विपक्ष को ये साबित करना है कि वो इस सरकार का और नरेंद्र मोदी का कुछ बिगाड़ सकता है। अभी तक तो पिछले 9 साल से तो यही चल रहा है कि विपक्ष कुछ भी करे, इन लोगों की सत्ता पे कोई असर ही नहीं पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करने की बजाय जो राजनीतिक शक्तियां हैं, हमें उम्मीद उनसे लगाना चाहिए। जी, मैं एक अंतिम प्रश्न करके मणिपुर को, एक और अजीब सी चीज हुई, एएनआई जो एक वो चिर परिचित है कि हिंदू मुस्लिम करो, एक उसने एएनआई के हवाले से खबर आई कि भाई एक अब्दुल नाम के सज्जन जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व थे, वो एएनआई के हैंडल से हुआ और हालांकि 10 घंटे बाद फिर एएनआई ने उसको माफी मांगी। स्मिता प्रकाश जी बजाय थोड़ा ये होने के की गलती हुई है, वो तलवार निकाल के वो जनरल पनांग से कर रहे हैं कि तुम भी रहोगे हम भी रहेंगे, देख लेंगे। अरे भाई इसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप अब्दुल और ये सब कर रहे हैं, आप जो डैमेज था वो तो हो चुका है ना। कितने लोग ये पढ़ेंगे कि उन्होंने माफी मांगी। मैं तो मानता हूं कि एएनआई गोदी मीडिया का अंग है। देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि एएनआई जो है वो गोदी मीडिया का अंग है। वो जिस तरह से सामग्री नियोजित तरीके से एक खास रुझान वाली सामग्री जमा करती है और फिर उस सामग्री का बंटवारा किया जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय जिन जिन चीजों को चाहता है, प्रधानमंत्री कार्यालय का एक सेल है, वो जिन जिन चीजों को चाहता है कि उन चीजों को चैनलों में वितरित किया जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री के विदेश के कार्यक्रम हो, उनके बनाए हुए कोलाज हो, और या वो एएनआई के जरिए ही तमाम वितरित किए जाते हैं। तो वो तो एक पूरा गोदी मीडिया का जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क का फीडर है। एएनआई को आप कह सकते हैं कि वो उस नेटवर्क की फीडर है। तो उससे हमें कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जी,
प्रोफेसर साहब, अब मैं थोड़ा, क्योंकि सबसे बड़ी जो घटना हुई एक राजनीतिक रूप से, वो थी बेंगलोर की मीटिंग, और जहां पे 2 दिन की कवायद के बाद मेरे हिसाब से 2-3 चीजें स्पष्ट हुई। एक तो नाम इंडिया है, और जैसा आपने उसमें कहा भी कि वो लगा है कि वो नाम बहुत मुफीद है, और वो एक अलग विचारधारा की, एक अलग आइडिया ऑफ इंडिया की, और कई चीजें उसके साथ समाहित हैं। दूसरा, एक अच्छी चीज वहां ये भी हुई कि खड़गे जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि भाई कांग्रेस या कांग्रेस का कोई नेता उस नेता पद की दौड़ में नहीं, उससे भी चीजें बहुत ठीक हुई हैं, क्योंकि लोग लगा ठीक है। और तीसरा मुझे लगा कि एक अच्छा वो भी गया कि कम से कम जो केजरीवाल साहब, ममता बनर्जी साहब, जिनके ऊपर ये लगता था कि भाई ये लोग बिल्कुल ठीक से पार्टिसिपेट किए, मन से बोले, और एक ठीक मैसेज दिया। और मुझे लगता है टाइम लगेगा, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि 2 दिन में हो जाए। ठीक है, महाराष्ट्र होगा, 3-4 मीटिंग और होंगी, और टाइम लगने दें, उसमें ऐसी जल्दी भी क्या है। देखिए, कांग्रेस ने 2 बातें साफ की हैं, और ये दोनों बातें ये बताती हैं कि कांग्रेस को कांग्रेस हकीकत के मामले में स्पष्ट है। पहली बात तो उसने ये साफ की है कि ये पूरी कवायद में कांग्रेस इसलिए नहीं भाग ले रही है कि उसे प्रधानमंत्री पद चाहिए, ये उसने स्पष्ट कर दिया। दूसरी बात उसने ये स्पष्ट कर दी है कि कोई राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी उम्मीदवारों की कोई सूची नहीं घोषित की जाएगी जो भाजपा के उम्मीदवारों के खिलाफ लड़े। जो तालमेल होगा भाजपा के उम्मीदवारों के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़े करने का की प्रक्रिया जो चलेगी, वो राज्यों के स्तर पर चलेगी। उसमें यह भी झलकता है कि हो सकता है कहीं कहीं ये प्रक्रिया उस तरह से न चल पाए। फिर उसमें हम लोगों को यह भी देखना चाहिए कि भारत को अगर 3-4 हिस्सों में बांटा जाए तो हम पाएंगे कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस सीधे भाजपा के साथ संघर्ष में है। कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर क्षेत्रीय शक्तियां बहुत ही ज्यादा प्रबल हैं, वहां पे किसी दूसरे की इतनी कोई खास जरूरत नहीं है। जहां विपक्षी एकता की ऐसी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि आप विपक्षी एकता की एक वैचारिक हमदर्दी उसके साथ हो। और कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर विपक्षी एकता करना बहुत मुश्किल है, जटिल है, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, जैसे कि दिल्ली है, जैसे कि पंजाब है। यहाँ पर गैर भाजपा शक्तियों के हित इस तरह आपस में टकरा रहे हैं, तो विपक्षी एकता करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। तेलंगाना भी उनमें से एक है, इसीलिए वो बाहर भी। अब आप देखिए, मैं बार-बार आपने कहा था कि जिस दिन चुनाव खत्म होगा उस दिन भारत राष्ट्र समिति और उसके नेता विपक्षी एकता के मंच पर खड़े होंगे। उन्होंने कल स्पष्ट कर दिया कि हम बंगलौर नहीं गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्षी एकता के साथ नहीं। उन्होंने ये भी स्पष्ट, उन्होंने बधाई दी है, मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी है कि उन्होंने वहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी है कि उन्होंने जो जिस तरह से उन्होंने किया है वहां पे, वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन विपक्षी एकता के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दे रहे हैं। तो मैं तो कहता हूं जैसे ही तेलंगाना का चुनाव खत्म हुआ वो यहाँ पे आ जाएंगे, वो इंडिया के हिस्से बन जाएंगे। दूसरी बात, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव खत्म होंगे, अब ये 3 चुनाव भी खत्म होंगे जो कि साल के आखिरी महीनों में होंगे, जैसे ही खत्म होंगे वैसे वैसे लोग विधानसभा चुनाव की राजनीति लोकसभा चुनाव से टकराना बंद कर देगी, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं रह जाएगी। फिर उसके बाद में जो लोकसभा चुनाव के लिए जो एकता होने वाली है, उसकी मैपिंग, उसकी नक्शा नवीसी हम लोग ज्यादा आसानी के साथ में कर सकते हैं। दूसरी बात, जो भी पहले मैंने कहा था उसको मैं दोहराना चाहता हूं कि ये गठजोड़ जो बना है, ये गठजोड़, इसको हम लोग इंडिया कह रहे हैं, ये गठजोड़ केवल चुनावी अंकगणित हासिल करने के लिए नहीं है, ये उस केमिस्ट्री को भी हासिल करना चाहता है जो केमिस्ट्री हिंदुत्व ने अपने लिए बनाई है। वो उस केमिस्ट्री के मुकाबले भी एक समांतर केमिस्ट्री पेश करना चाहता है, और उसकी कोशिश लगातार जारी है। और ये काम 1-2 दिन में संभव, ये काम भी 1-2 दिन में संभव नहीं है, इसमें भी समय लगेगा। मैं मानता हूं ये केमिस्ट्री बनते बनते अभी 3 महीने कम से कम लगेंगे, उसके बाद से फिर प्रचार वचार के ऊपर जोर देना पड़ेगा। जी फिरोज साहब, एक और चीज थी, ये जो इंडिया में संवाद है, भाई कोई अपनी बात कहेगा, कोई थोड़ा गुस्सा होगा, ये तो किसी भी पार्ट में होना है। दूसरी तरफ एनडीए में उन्होंने, मालूम नहीं ये नंबर के गेम में क्यों, उन्होंने कहा कि हमारे साथ 38 लोग हैं, हालांकि मोदी जी ने उसको 39 कर दिया। खैर, और वहां पे कोई इस तरह का संवाद नहीं था, वही था, मोदी जी आए, स्क्रिप्टेड, दोनों वो टेलीप्रॉम्प्टर लग गए, मोदी जी ने टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ दिया, और मोदी जी सब लोग उसके बाद, अब चाय समोसा ही हुआ होगा मेरे ख्याल में, शाम को खाना हुआ होगा कि चाय समोसा खाया पिया, सब लोग घर चले गए, कोई संवाद नहीं था।
और पार्ट एंड पार्सल है भाई, संवाद में कोई कहेगा, कोई कुछ अपनी बात कहेगा, किसी को बुरा लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा, ये तो असल में जो एनडीए नेचुरल है, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की हैसियत वो नहीं है जो कि इंडिया में कांग्रेस की है। देखिए, इंडिया में कांग्रेस फर्स्ट अमंग इक्वल्स है। यहां पर भाजपा का पूरा वर्चस्व प्रभुत्व है, दूसरी पार्टियां बहुत कमजोर हैं। भाजपा के वर्चस्व को अगर कोई पार्टियां चुनौती देती थी तो अकाली दल चुनौती देता था, शिवसेना उसको चुनौती देती थी, नीतीश कुमार की मौजूदगी एनडीए में उसको चुनौती देती थी। ये सब पार्टियां रही नहीं, फिर उन्होंने इन पार्टियों को तोड़फोड़ भी किया है, वो टूटे हुए हिस्से वहां पे मौजूद हैं। तो ये एनडीए दरअसल एक मोर्चे के तौर पर नाम मात्र का मोर्चा है। इसमें भाजपा केंद्र में है और बाकी सब ये छुटभइये इसके आसपास मंडरा रहे हैं। तो भाजपा को ऐसा लग रहा। अब देखिए, आर जगन्नाथन ये कहते हैं कि एनडीए बनाने के पीछे ये एक बहुत बड़ी प्रतीति है, बहुत बड़ी समझ है जो कि नरेंद्र मोदी को हासिल हुई है कि हो सकता है कि हम अकेली दम पर बहुमत ना प्राप्त कर पाए, 272 सीटें ना प्राप्त कर पाए। तो ये जो डर है, जिस चुनाव थोड़ा दूर था तब वो घर इटलाते हुए दबदबे के साथ कह रहे थे एक अकेला और बाकी सब, अब उस बात को भूल चुके हैं सुविधापूर्वक, और अब वो छोटे छोटे ही लोगों को जमाने की, टूटे हुए हिस्सों को जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो और इसका मल्लिकार्जुन खड़गे ने बंगलौर में जो भाषण दिया था, उस भाषण में भी उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से इसका विश्लेषण किया था। तो ये अपने आप में स्पष्ट है कि जो एनडीए है ये एक नाम मात्र का मोर्चा है, वास्तव में मोर्चा है वो है इंडिया। और ये कांग्रेस ने पहली बार एक चुनाव पूर्व मोर्चे को बनाने में हिस्सेदारी की है। यूपीए भी जो था वो चुनाव पश्चात था, चुनाव उपरांत पोस्ट पोल अलायंस था, उससे पहले कुछ एक समझदारी थी। लेकिन यूपीए तो सत्ता के बंटवारे के लिए बना था, चुनाव लड़ने के लिए पहले मोर्चे में कांग्रेस भाग ले रही है। तो कांग्रेस के लिए भी अपने आप में एक नई बात है और नई समझ है जी। नहीं, और मैं जैसे समझाऊं प्रोफेसर साहब, ये जो इंडिया ये स्लाइटली जैसा आप कह रहे हैं बार बार कि ये सीट शेयरिंग से थोड़ी कोई और चीज भी है, ये प्योरली सीट शेयरिंग नहीं कि तुम हम तुम, जैसे ये होता है ना कि 4 सीट तुम ले लो, 6 सीट हम ले लें, उस तरह नहीं है। मैं एक चीज और कहूंगा, राज्यों के स्तर पे हो सकती थी। हाँ, आपको राष्ट्रीय मोर्चा क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि आप कुछ और करना चाहते हैं इसके अलावा। हाँ जी जी। लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछ लूं, आंध्र प्रदेश में आपको क्या लगता है? क्योंकि अभी भी तेलुगु देशम इनके साथ आया नहीं, एनडीए के साथ बहुत प्रेशर था, और उधर वाईएसआर कांग्रेस की भी है क्या कि इन दोनों मोर्चों के बीच में भारत की राजनीति काफी जटिल है और पार्टी सिस्टम भी हमारा काफी पेचीदा और बहुत ही मतलब अति इसे कहते हैं कि बहुदलीय नहीं है, अति बहुदलीय राजनीति है हमारे यहाँ। तो इसमें कुछ लोग बाहर इन दोनों मोर्चों के रह जाएंगे। अब जैसे कि बीआरएस है, बीआरएस तो इस मोर्चे में आ जाएगी, उसने उसका संकेत भी स्पष्ट रूप से दे दिए हैं। लेकिन इस तरह के संकेत अभी वाईएसआर कांग्रेस से नहीं आए हैं, इस तरह के संकेत अभी अकाली दल से नहीं आए हैं। अकाली दल अभी भाजपा के साथ जुड़ने पर भी विचार कर रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि जैसे ही वो भाजपा के साथ जुड़ेगा, थोड़ा बहुत जो पंजाब की राजनीति में उसके उठने की जो कोशिश, जो बहुत अकाली दल की बुरी हालत है ना वहां पे, तो वो उस पर फिर मार लगेगी, उस पर फिर डंडा लगेगा। इसी तरीके से बीजू जनता दल है, उसकी भी समझ में नहीं आ रहा है किधर जाए। तो अभी इन लोगों को अपने फैसले लेने बाकी हैं। हो सकता है ये लोग अंत तक फैसले न ले पाए और केवल प्रदेश स्तर पे ही ये गठजोड़ करके रह जाएं और उस गैर भाजपा नैरेटिव का हिस्सा न बने जो कि एनडीए बनाना चाहता है। जी प्रताप, एक और इसी से रिलेटेड प्रश्न है छोटा सा। कुछ दल ये भी कह रहे हैं कि भाई हमें बुलाया नहीं जा रहा, हमें बुलाया नहीं जा रहा। उसमें एआईएमआईएम बहुत प्रमुख है, उसने कहा कि साहब मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। पप्पू यादव उधर बिहार में कह रहे हैं कि भाई मैं तो इन्हीं के खिलाफ। अभी भी कह रहा हूँ, हम लोग अति बहुदलीय प्रणाली है, तो इसमें बड़े दल से लेकर छोटे दल, ऐसे दल जिनकी कोई ना कुछ दल है, मतलब जिनकी कोई औकात नहीं है, कुछ नहीं है, एक व्यक्ति है जो अपना बयान देता रहता है। अब ये तो एक छापामार दस्ते की तरह है, एक आवारागर्द छापामार दस्ता है, घुमंतू है ये, चाहे वो ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे पप्पू जी की पार्टी हो, या और दूसरे लोगों की इस तरह की छोटी छोटी पार्टियां हो। तो अगर ये इनमें से ओवैसी एनडीए के साथ नहीं जा सकते, पप्पू यादव भी एनडीए के साथ नहीं जाएंगे जहां तक मैं उन्हें समझता हूं। फोन पे एक बार पिछले दिनों उनसे बातचीत भी हुई थी, उन्होंने किताब लिखी थी, उसके विमोचन में मुझे बुलाना चाहते थे। तो इनके लिए फिर एक मात्र जगह रह जाती है इंडिया। हाँ, इंडिया जगह रह जाती है। अब इंडिया में भी इन्हें बुला लिया जाएगा तो ये किस तरीके से वहां पे अपना स्थान बनाएंगे, ये भी इनके लिए बहुत मुश्किल है।
क्योंकि इनकी जो अभी तक की जो राजनीति रही है, खासतौर से ओवैसी साहब की राजनीति रही है, वो कोई गैर भाजपा शक्तियों से जुड़कर चलने की तो रही नहीं है। ये तो हर जगह जाके उन्होंने इस तरह चुनाव लड़ा है, इससे भाजपा को लाभ होता दिखा है। लाभ नहीं पहुंचा पाई, ये अलग बात है। या पहुंचा भी पाई तो मार्जिनल किस्म का ही लाभ पहुंचा पाई। धीरे धीरे करके उनकी अपनी जो जमीन थी, वो जमीन भी उनके हाथ से निकलती जा रही है। तो ये इसलिए इस तरह के दलों की जो दावेदारियां हैं, उनकी को हमें खास ध्यान नहीं देना चाहिए। जी, अब चलते चलते एक अंतिम प्रश्न। कल सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से राहुल गांधी की कल वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, और जिस तरह के सरकार के पक्ष से हुआ कि नहीं हमें कुछ और बोलना, महेश जेठमलानी साहब उसको प्लीड कर रहे थे कि नहीं हमें कुछ और कागज देने हैं, हमें कुछ और करना, इश्यू नोटिस करवा रहे थे। जबकि इधर से अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे थे भाई सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, आप उस पर अपना कुछ ऑर्डर दीजिए। ऐसा नहीं लग रहा है कि बिल्कुल बीजेपी में बेचैनी है कि कहीं भाई ये राहुल गांधी वापस संसद में ना आ जाए? लेकिन मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी संसद में आए या ना आए, जो उनको सिरदर्द बनना है वो तो सिरदर्द बने हुए हैं बीजेपी के। मैं भी यही मानता हूं। मेरा मानना है कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जो भी राहत मिले वो तो अलग बात है, उसका क्या परिणाम होगा वो एक अलग बात है। वो जब होगा तब उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तो राहुल गांधी की राजनीति उनकी सांसदी से परे जा चुकी है। मैं ये मानता हूं कि वो आगे चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इससे भी परे जा चुकी है। और वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे, खासतौर से उन राज्यों में जहां कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर है, वहां तो वो राहुल गांधी को इस रूप में पेश कर ही सकते हैं या अपने किसी अन्य व्यक्ति को पेश कर सकते हैं। उनकी राजनीति इससे भी परे जा चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी के व्यक्तित्व को एक अलग तरीके से बना दिया है। और राहुल खुद कहते भी हैं कि हमने पुराने राहुल गांधी को छोड़ दिया है। मैं उस राहुल गांधी से अलग हो चुका हूं, मैं उसको भूल चुका हूं। पुराना राहुल गांधी वो था जो कहता था कि मैं जिस दिन चाहूं उस दिन देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। वो राहुल गांधी ये नहीं है। तो इसलिए कानूनी लड़ाई ठीक है, वो लड़ते रहना चाहिए, और उसमें अगर राहत उन्हें मिल सकती है तो राहत जरूर लेना चाहिए। उस राहत का राजनीतिक लाभ भी उन्हें मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब बातचीत करने के लिए। और अगले हफ्ते तक ईश्वर करे कि ऐसा हो जाए कि हम लोग मणिपुर पे कुछ इस तरह की बात पे चर्चा करें कि कैसे सेटलमेंट हुआ, ये अच्छा है बुरा है क्या है, कुछ तो कम से कम हिंसा थमे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।